नमस्कार चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल अविनाश 11th जोन में। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के जो गद्य खंड है उसका चैप्टर 5 से 8 तक एकदम फुल रिवीजन करने वाले हैं। लगभग 150 ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम शानदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोग भी, जो लोग नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, ठीक है। चलिए, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो पूरी तरह से एकदम लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि चलचित्र पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। चलचित्र पाठ जो है लेखक कौन है, ठीक है। ये पांचवा चैप्टर है। 5, 6, 7, 8 चार गो चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 1, 2, 3, 4 चैप्टर का वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब इस चैप्टर को देखते हैं। तो चलचित्र पाठ के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, कुमार गंधर्व की सत्यजीत राय। तो चलचित्र यानी कि फिल्म के कौन है जी? सत्यजीत राय है, याद रखिएगा। सत्यजीत राय ही इस पाठ के क्या है जी? लेखक है। ये बहुत बड़े निर्देशक, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे लॉन्ग वीडियोस लाऊं आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख लें, ठीक है। अभी 1 से 4 तक हुआ, फिर 5 से 8 होगा, अभी हो रहा है। और फिर 9 से 12 या 13 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, करके खत्म हो जाएगा। ऐसा ही इंग्लिश में होगा, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में भी होगा। इसीलिए अगर लाभ लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, अगला दूसरा क्वेश्चन है कि सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था, ठीक है। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1921, 1919, 1925 की 1930? तो याद रखिएगा 1921 में सत्यजीत राय का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यजीत राय का जन्म कहां पर हुआ था? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में कि पटना में? तो याद रखिएगा सत्यजीत राय का जो जन्म था गढ़पार रोड कोलकाता में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कोलकाता यानी कि कलकत्ता में हुआ था। कभी कभी कलकत्ता भी दे सकता है, कभी कभी कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ सभी लोग क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, फिर लास्ट में मैं पूछूंगा कि आप सभी का कितना स्कोर आया, ठीक है। 150 में कितना आप सही कर पाए, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सत्यजीत राय के पिताजी का क्या नाम था? सत्यजीत राय के पिताजी का नाम उपेंद्र किशोर राय, रविंद्र ठाकुर, श्याम बेनेगल या सुकुमार राय? देखिए ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि राय लगा नहीं है। इन दोनों लगा है तो एक ही है, सुकुमार राय, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम है जी? सुकुमार राय नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, चौथा है, विश्व सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, फिल्म फेयर या कांस? देखिए सभी एक अवार्ड है, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड कहलाता है वो होता है ऑस्कर, ठीक है। वे सभी को नहीं मिलता। जो महान महान डायरेक्टर, महान महान लेखक, महान महान फिल्मों में जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उन सभी को ऑस्कर मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इनके अलावा किसी डायरेक्टर को, इंडिया के किसी डायरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला इनके अलावा, ठीक है, सत्यजीत राय के अलावा। यही इकलौते हैं भारत के, ठीक है। सत्यजीत राय को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी कि भारत में उनको कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया भारत में? वो तो पूरा विश्व में था ऑस्कर, और भारत में कौन सा दिया गया? तो याद रखिएगा भारत रत्न दिया गया था। कौन सा दिया गया था जी? भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, सबसे बड़ा सम्मान है, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। तो ये भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। दुनिया भर में बहुत फेमस है सत्यजीत राय। 6 नंबर है, सत्यजीत राय को फिल्म बनाने के लिए किसने प्रेरित करा? किसने बोला कि आपको फिल्म बनानी चाहिए? अकीरा कुरोसावा ने, विक्टोरिया डिसिका ने, जॉन रेनुआ ने, श्याम बेनेगल ने? तो याद रखिएगा जॉन रेनुआ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जॉन रेनुआ ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का 7वां, पथेर पांचाली किसकी प्रसिद्ध फिल्म है? किनकी फिल्म है पथेर पांचाली? तो याद रखिएगा ये एक सत्यजीत राय जी का फिल्म है। किसकी फिल्म है? सत्यजीत राय का। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि पथेर पांचाली को किस पुरस्कार से सम्मानित किया, यानी कौन से पुरस्कार से पथेर पांचाली को सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा उत्कृष्ट मानवीय दस्तावेज नाम का एक सम्मान था, ठीक है, इसी से उनको पुरस्कृत किया गया था। कौन से फिल्म को? पथेर पांचाली को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
9 नंबर है कि बाईसाइकिल थीप फिल्म किसने बनाई थी? बाईसाइकिल थीप नाम का फिल्म किसने बनाया था? तो याद रखिएगा विक्टोरियो डिसिका ने बनाया था, ठीक है, विक्टोरियो डिसिका ने बनाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अपराजितो और अपूर्व संसार किसके साथ मिलकर अपरूतई बनता है? अगर पूछेगा अपराजितो और अपूर्व संसार को मिला दिया जाए तो कौन सा फिल्म बनेगा? तो पथेर पांचाली बनेगा। कौन बनेगा? पथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का, अकीरा कुरोसावा किस देश के फिल्मकार थे? जो अकीरा कुरोसावा है ये एक फिल्मकार थे, तो किस देश के थे? तो याद रखिएगा जापान के थे। किस देश के थे? जापान के। ऑप्शन नंबर डी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं ताकि आप सभी का समय बच सके, ठीक है, ज्यादा समय लेने की क्या जरूरत है ना, फास्ट एकदम तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगला है, लेखक के अनुसार चलचित्र क्या है? लेखक कहते हैं कि चलचित्र मेरे लिए क्या है जी? भाषा है, ठीक है। क्या है? भाषा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन बोलते हैं? सत्यजीत राय बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि चलचित्र में बिंब का अर्थ क्या होता है? जो बिंब होता है, बिंब, उसका अर्थ क्या होता है? बिंब मतलब इमेज, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? ये एक अर्थपूर्ण चित्र होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो बिंब होता है वो चित्र होता है, बिंब मतलब किसी का चित्र। तो ऐसा चित्र जो कि अर्थपूर्ण हो, जिससे कुछ फील हो, ठीक है, जिससे कुछ पता चले, तो उसको बिंब ये मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि ध्वनि किसका परिपूरक है? यानी कि ध्वनि जो है किसका परिपूरक है? अगर आपको आवाज को यूज करना है तो किसके साथ प्रयोग करेंगे? किसके साथ प्रयोग करेंगे? संगीत के साथ, अभिनय के साथ, कथा के साथ, बिंब के साथ? तो याद रखिएगा बिंब के साथ, ठीक है। ये पाठ के अनुसार बताया गया है कि बिंब के साथ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं तो जब एकदम बढ़िया एक चित्र दिखेगा, अर्थपूर्ण चित्र, तो उसके साथ साथ आपको म्यूजिक की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी कि ध्वनि, आवाज की भी जरूरत पड़ती है। नहीं आवाज आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे फिल्म को, इसलिए दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, ठीक है। 15 है, चलचित्र में आंख और कान दोनों को क्यों सजग रखना पड़ता है? ठीक है, अगर चलचित्र आप देख रहे हैं तो आंख को भी एकदम फ्रेश दिखना चाहिए और कानों को भी बढ़िया से सुनाई देना चाहिए। किस लिए, आखिर क्यों? भाषा को समझने के लिए, अभिनय देखने के लिए, संगीत सुनने के लिए, कि कहानी समझने के लिए? तो याद रखिएगा भाषा को समझने के लिए, क्योंकि जो सत्यजीत राय है वो फिल्मों को क्या मानते हैं जी? भाषा मानते हैं, ठीक है। तो भाषा को समझने के लिए ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चलचित्र निर्माण का पहला चरण क्या है? चलचित्र निर्माण का पहला चरण क्या? अगर चलचित्र आप बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको सिनेरियो लेखन करना पड़ेगा। यानी कि फिल्म की कहानी पहले लिखनी पड़ेगी ना जी। पहले कहानी लिखेंगे तभी ना कहानी आगे बढ़ेगा, तभी ना आप फिल्म बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला चरण क्या होता है? सिनेरियो लेखन होता है, ठीक है। फिर अगला देखिए, चलचित्र निर्माण के कितने प्रमुख चरण बताए गए? आखिर कितना चरण होता है कि जिससे आपका फिल्म तैयार हो सकता है? 2, 3, 4, 5? तो याद रखिएगा 3 चरण होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला चरण था आप सभी का सिनेरियो लेखन, ठीक है। और 2 चरण देखते हैं कौन कौन है, ठीक है, 3 चरण है। चलचित्र निर्माण का दूसरा चरण क्या है? जो दूसरा चरण है वो क्या है? एडिटिंग, शूटिंग, संगीत की रिकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा उसके बाद होता है शूटिंग, ठीक है। क्या होता है जी? शूटिंग। सबसे पहले लिखना है स्क्रिप्ट, यानी कि कहानी लिखिए, लेखन कीजिए और फिर उसके बाद शूटिंग कीजिए उसका, ठीक है। शूटिंग कीजिए, कहानी के अनुसार शूट कीजिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा बैकग्राउंड, ऐसा हीरो ऐसा करेगा, ठीक है। फिल्म बना रहे हैं हम लोग। चलचित्र निर्माण का तीसरा चरण क्या है? उसके बाद तीसरा जो चरण होता है वो क्या होता है? याद रखिएगा एडिटिंग होता है। क्या होता है जी? एडिटिंग। फिल्म को एडिट करना। सबसे पहले कहानी लिखना, लेखन करना, फिर उसके बाद उसको बढ़िया से शूट करना, शूटिंग, और फिर उसके बाद एडिटिंग करना, ठीक है। 3 गो होता है चरण। चलिए अगला है कि चलचित्र पूर्णतया किस युग की भाषा है? चलचित्र जो है किस युग की भाषा है? विज्ञान युग, आधुनिक युग, औद्योगिक युग, यंत्र युग? तो याद रखिएगा यंत्र युग, क्योंकि फिल्म जो बनता है यंत्रों के आधार पर ही बनता है, बिना यंत्र के फिल्म नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि ध्वनि की भाषा का संयोग किसके आविष्कार से संभव होता है? अगर ध्वनि की भाषा बनाना है तो किसके साथ मिलकर फिल्म पूरी तरह से बन सकता है, ठीक है, किसके आविष्कार से? तो याद रखिए कैमरा के आविष्कार से। अगर कैमरा ना हो तो फिल्म आप कैसे बना सकते हैं? नहीं ना बना सकते हैं। केवल आवाज सुनाएंगे तो फिल्म लोग देखेंगे नहीं, देखने के लिए भी होना चाहिए और सुनने के लिए भी होना चाहिए। दोनों पावरफुल होगा तब जाके होगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट किससे संबंधित है? यानी कि लॉन्ग शॉट किससे है? ध्वनि से संबंधित, मतलब आवाज बोलते हैं कि आवाज होता है लॉन्ग शॉट, या कैमरे की दूरी होती है लॉन्ग शॉट, या संगीत, या अभिनय? तो याद रखिएगा कैमरे की जो दूरी होती है ना वही लॉन्ग शॉट होती है, ठीक है। कैमरे की दूरी लॉन्ग शॉट होती है, ठीक है।
अगला है एक तस्वीर के धीरे धीरे मिटकर दूसरी तस्वीर के आने को क्या कहते हैं? एक तस्वीर धीरे धीरे मिट रहा है, फिर दूसरा तस्वीर उस पर आ रहा है, ठीक है, दूसरा सीन आ रहा है, एक सीन करते करते फिर दूसरा सीन आ गया, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको याद रखिएगा, डिसॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। डिसॉल्व उसको बोलते हैं, ठीक है। बस कुछ ही देर में अगला चैप्टर का होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एकदम बढ़िया से जुड़े रहिए। कैमरे को ऊपर नीचे घुमाने को क्या कहते हैं? अगर कैमरा को हम ऊपर नीचे ऐसे घुमाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पैनिंग, टिल्टिंग, कट की ट्रक। तो याद रखिएगा, उसको टिल्टिंग कहते हैं। टिल्टिंग कहते हैं किसको? जब कैमरा को ऊपर या नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपने कैमरा को ऊपर और नीचे ऐसे करूं, बटन से मेरे पास है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं इस कैमरा को ऐसे करूं, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक, फिर ऐसे करूं तो नीचे आ रहा है, आ रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं जी? टिल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिल्टिंग कहते हैं। मैं थोड़ा सीख से कर देता हूँ, चलिए, इसको टिल्टिंग कहते हैं। और अगर यही दाएं बाएं घुमाऊंगा तो उसको पैनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए आ गया। कैमरे को दाएं बाएं घुमाने को क्या कहते हैं जी? तो पैनिंग कहते हैं, याद रखिएगा, पैनिंग। मैं दाएं बाएं भी घुमा सकता हूँ, मेरे पास बटन है, रिमोट है, ठीक है। इस रिमोट कंट्रोल से मैं कभी भी ऐसे ऐसे करूंगा तो देखिए देखिए इस तरह से हो गया इधर, इधर से करूंगा तो इस तरह से हो गया, है ना, तो इस तरह से घूमता रहता है, तो इसको पैनिंग बोलते हैं, ठीक है। टिल्टिंग और पैनिंग समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। पथेर पांचाली में दुर्गा के पिताजी का क्या नाम था? जो पथेर पांचाली फिल्म के बारे में ये अपने चैप्टर में बताते हैं, उसमें दुर्गा जो लड़की है उसके पिताजी का क्या नाम था? अपू हरिहर भुवन कीरा। तो याद रखिएगा, हरिहर उसका नाम था मेरे बच्चे। क्या नाम था? हरिहर नाम था, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, सभी लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। मैं सभी लोग को देख रहा हूँ, सभी लोग कमेंट करते रहिए कि किसका आंसर कौन सा सही है। इस तरह से लिखने से आप सभी को याद होता है, ठीक है। अगर कमेंट करते हैं एक एक क्वेश्चन का तो आपको याद भी होता है, ठीक है। तो वो सब करते रहिए थोड़ा फास्ट एकदम, ठीक है। फिर लास्ट में देखते हैं कितना सही होता है आप सभी का। चलिए, अगला है, दुर्गा की माँ का नाम क्या था? जो दुर्गा थी उसकी माँ का क्या नाम था? बिन्नी नाम था, सर्वजया नाम था, इंदिरा नाम था, या चारुलता? तो कहानी में आप सभी को बढ़िया से दिखाया गया है कि वो जो दुर्गा की माँ होती है उसका नाम सर्वजया होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? तो सर्वजया होता है, ठीक है। मेरे दोस्त और दोस्ताइनों मतलब मित्र, अब क्या बोल सकते हैं हम, सखी सहेली और दोस्त मित्र। दुर्गा के भाई का क्या नाम था जी? अपू हरिहर भुवन की नायक। तो याद रखिएगा, दुर्गा के भाई का नाम था अपू, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का, सत्यजीत राय ने चलचित्र को क्या कहा है? जो सत्यजीत राय हैं वो चलचित्र को यानी कि फिल्म को क्या मानते हैं? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। व्यापार मानते हैं, मनोरंजन मानते हैं, स्वतंत्र भाषा मानते हैं कि विज्ञान मानते हैं? तो याद रखिएगा कि वे स्वतंत्र भाषा मानते हैं, ठीक है। फिल्मों को क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट? तो स्वतंत्र भाषा मानते हैं, ठीक है। चलचित्र को क्या मानते हैं? स्वतंत्र भाषा मानते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, चलचित्र में नाटक से कौन सा तत्व लिया जाता है? ठीक है, यानी कि जो चलचित्र है अगर नाटक उसको देखा जाए, ठीक है, नाटक से कौन सा तत्व लिया जाता है? द्वंद, छंद, रंग की चित्र। शायद ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद, ठीक है। द्वंद जो होता है उसी को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का कि उपन्यास से चलचित्र ने क्या ग्रहण किया है? अगर उपन्यास को देखा जाए तो उससे फिल्मों ने क्या क्या ग्रहण किया है? कथानक और परिवेश, संगीत, चित्र या ध्वनि? तो याद रखिएगा, कथानक और परिवेश। यानी कि अगर उपन्यास होता है वो कहानी कविताओं वाली चीजें होती है उपन्यास, तो उससे कथानक यानी कि कहानियां उसने लिया, परिवेश लिया, ठीक है, ये चीज उसने लिया है। फिल्मों ने क्या लिया है उससे? उपन्यास से कथानक और परिवेश लिया है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, संगीत से चलचित्र ने क्या ग्रहण किया है? जो संगीत है, ठीक है, उससे चलचित्र ने, फिल्मों ने क्या ग्रहण किया है? कथा, अभिनय, प्रकाश, छंद और गति। बताइए कि आखिर चलचित्र ने म्यूजिक से क्या ग्रहण किया है? जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, छंद और गति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, छंद और गति लिया है, ठीक है। अगला है, पथेर पांचाली किसकी रचना है? जो पथेर पांचाली नाम की आप देख रहे हैं रचना, ये किनकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की है, सॉरी विष्णु भट्ट का है कि वह रामचंद्र शुक्ला है, कुमार गंधर्व की, सत्यजीत राय? तो याद रखिएगा, सत्यजीत राय की ये रचना है, ठीक है। किनकी रचना है? सत्यजीत राय की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपराजितो किसकी रचना है? जो अपराजितो है वो किसकी रचना है? विष्णु भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, कुमार गंधर्व की या सत्यजीत राय की? तो ये भी आपका सत्यजीत राय की ही रचना है, ठीक है। किसकी है जी? सत्यजीत राय की ही रचना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है,
शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? जो शतरंज के खिलाड़ी आप देख रहे हैं, ये पाठ जो है वो किसकी रचना है? तो ये विष्णु भट्ट गोडसे की, रामचंद्र शुक्ल की, कुमार गंधर्व की, सत्यजीत राय की। तो सही हो जाएगा सत्यजीत राय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मुझे नहीं पता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 36 नंबर। सत्यजीत राय की मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था? देखिए, मृत्यु भी पूछ सकता है, निधन भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। 1992 में, 1991 में, 1919 में या 1930 में? तो याद रखिएगा बच्चों, 1992 में उनका मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थोड़ा ए हो जाएगा। चलिए अगला है, चारुलता किसकी महत्वपूर्ण कृति है? जो चारुलता है किसकी महत्वपूर्ण कृति है? ये भी आपका सत्यजीत राय की ही कृति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। ठीक है, चारुलता किसकी कृति है? सत्यजीत राय की कृति है। ठीक है, भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक कौन थे? जो भारतीय सिनेमा के जो निर्देशक है, महान निर्देशक, निर्देशक का मतलब होता है डायरेक्टर। ठीक है, महान डायरेक्टर कौन थे इनमें से? विष्णु भट्ट थे, रामचंद्र शुक्ल थे, कुमार गंधर्व थे, सत्यजीत राय थे। तो याद रखिएगा सत्यजीत राय थे, यही एक महान डायरेक्टर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए विश्व सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर किन्हें मिला? ठीक है, यानी विश्व सिनेमा, पूरा दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर किनको मिला था? इनमें से किनको मिला था? विष्णु भट्ट को, रामचंद्र शुक्ल को, कुमार गंधर्व को, कि सत्यजीत राय को? जल्दी से अपना कमेंट दीजिए। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जल्दी जल्दी लिखिए। क्या हो जाएगा जी? सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, सत्यजीत राय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। सत्यजीत राय की मुलाकात जॉन रेनुआ से कहां पर हुई थी? जो जॉन रेनुआ है, उनसे उनकी मुलाकात कहां पर हुई थी? जॉन रेनुआ ने ही इनको फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया था। पटना, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता? तो याद रखिएगा कोलकाता में इनकी मुलाकात हुई, और वहां ही जॉन रेनुआ ने बोला कि सत्यजीत राय, आपको बहुत सारी फिल्में बनानी चाहिए, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सत्यजीत राय की अभिरुचि किस में थी? जो सत्यजीत राय थे, उनकी अभिरुचि यानी कि इंटरेस्ट किस चीज में था? फिल्म निर्देशन में, संगीत में, चित्रकला में, कि सभी में? तो याद रखिएगा, इनमें तो फिल्म फिल्म बनाने का तो इंटरेस्ट था ही, वे संगीत भी गाया करते थे अपने फिल्मों के लिए, और चित्रकारी भी करते थे, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रोफेसर शंकु के कारनामे किनकी रचना है? ये एक रचना है, तो पूछ रहा है कि किनकी है? प्रोफेसर शंकु के कारनामे विष्णु भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, कुमार गंधर्व की, या सत्यजीत राय की? तो याद रखिएगा सत्यजीत राय की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सत्यजीत राय की रचना। चलिए ठीक है, कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूँ। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार यस सर लिखिए। और माय डियर स्टूडेंट, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, करते नहीं है आप लोग। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा। ठीक है, और करते रहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो थोड़ा बढ़िया लगता है हमको। ठीक है, चलिए सत्यजीत राय ने मैट्रिक की परीक्षा कब दी थी? सत्यजीत राय जो थे, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा आखिर कब दी थी? 1936 में, 1991 में, 1992 में, 1919 में? याद रखिएगा 1936 में उन्होंने क्या दिया था? मैट्रिक का परीक्षा दिया था। ठीक है, सत्यजीत राय ने 1936 में क्या दिया था जी? मैट्रिक का परीक्षा दिया था। अगला है, सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत से कौन सा पुरस्कार मिला? सिनेमा में उन्होंने बहुत असाधारण योगदान दिया, इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार भारत ने दिया था जी? ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी की भारत रत्न? तो जल्दी से बता दीजिए आंसर अपना। क्या हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 45, कि बिंब यानी कि इमेज और किसके संयोग से भाषा बनती है? ठीक है, सत्यजीत राय के अनुसार जो भाषा अगर बनानी हो, फिल्म अगर बनानी हो, तो सबसे पहले बिंब चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए? फिल्म, शब्द, संगीत या शब्द? बताइए, फिल्म, संगीत, कविता या शब्द यानी कि साउंड? तो याद रखिएगा शब्द की जरूरत है, साउंड। फिल्म बनानी है तो सबसे पहले आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, और उसमें आवाज नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, तो फिल्म कैसे बनेगी, है ना? तो इस तरह से हम लोगों का चैप्टर 5 जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब चैप्टर 6 में हम लोग आते हैं, यहाँ से चैप्टर 6 की शुरुआत है। ठीक है, मेरी वियतनाम यात्रा। चलिए इसके भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेरी वियतनाम यात्रा पाठ के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, भोला पासवान शास्त्री की सत्यजीत राय? तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री जो है इस पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, होची मिन्ह की तस्वीर किस प्रकार की थी? क्योंकि ये वियतनाम गए थे, तो वियतनाम इन्होंने
होची मिन की तस्वीर देखा था, उसी के लिए वो गए थे। तेल चित्र था उनका, तस्वीर कैसा था? तेल चित्र था, पेंसिल स्केच वाला था, रंगीन फोटो था कि मूर्ति था, कि कैसा तस्वीर उन्होंने होची मिन का देखा था? तो याद रखिएगा पेंसिल स्केच वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पेंसिल स्केच वाला देख रहे थे तस्वीर और बहुत खुश हो रहे थे, ठीक है, याद पा रहे थे कि यही होची मिन है। और इनसे इनका मतलब घर देखने में वियतनाम भी गया था इनके पास, ठीक है, पर ये जिंदा नहीं थे। होची मिन किस देश के महान नेता थे? बताइए, ये होची मिन जो थे किस देश के महान नेता थे? चीन के, जापान के, वियतनाम के कि कोरिया के? अपना आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा जी? वियतनाम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा, वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम के ये बहुत ही महान नेता थे, ठीक है। होची मिन का जन्म लगभग कब हुआ था? ठीक है, लगभग जब अपने समय की बात करें कि लगभग कब इनका जन्म हुआ था? लगभग 90 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले, लगभग 30 वर्ष पहले या लगभग 20 वर्ष पहले? तो देखिए, आप सभी को याद होगा कि लगभग 90 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। मैंने इस पाठ को बढ़िया से पढ़ाया था, तो आप सभी को याद होगा, ठीक है। चलिए, वियतनाम किसके शिकंजे में जकड़ा हुआ था? ठीक है, वियतनाम जो है किसके शिकंजे में जकड़ा हुआ था? पूंजीवाद में, विदेशी साम्राज्यवाद में, साम्यवाद में कि लोकतंत्रवाद में? तो याद रखिएगा विदेशी साम्राज्यवाद में वो जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि किसकी दाढ़ी लहसुन नुमा थी? किसकी दाढ़ी लहसुन नुमा थी? ठीक है, यानी कि लहसुन नुमा दाढ़ी, ये जो देख रहे हैं आप, लहसुन नुमा, ठीक है, लहसुन नुमा दाढ़ी किसकी थी? लहसुन नुमा दाढ़ी किसकी थी? ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि किसकी दाढ़ी थी जो दिखने में लहसुन जैसी लगती थी, ठीक है, एकदम लहसुन नुमा लगती थी। बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया से आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, होची मिन ने किसका संदेश दिया था? विलासिता का, क्रांति, त्याग, बलिदान का या व्यापार का कि युद्ध था? याद रखिएगा, क्रांति, त्याग और बलिदान का, ठीक है, इसका इन्होंने क्या दिया था? संदेश दिया था अपने लाइफ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होची मिन को क्या कहा गया है? वैज्ञानिक, विश्व दृष्टा, कवि की शिक्षक? तो याद रखिएगा उनको विश्व दृष्टा कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लेखक ने वियतनाम की यात्रा में किस भावना का अनुभव किया? जब लेखक वियतनाम की यात्रा कर रहे थे तो उनकी भावना कैसी थी? भय से भरी, गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, क्रोध था या निराशावादी था? तो याद रखिए गहरी तरह से एकदम भावना से वो जुड़े हुए थे, ठीक है, उनकी भावना जो थी गहरी भावना से एकदम जुड़े हुए थे वो उस जगह से, ठीक है, जब यात्रा वो कर रहे थे वियतनाम की, तो उनको याद आ रहा था। चलिए, अगला है अंतः सलीला का अर्थ क्या होता है? अंतः सलीला का अर्थ बाहर बहने वाली नदी, भीतर ही बहने वाली नदी या समुद्र में मिलने वाली नदी या तेज बहने वाली? तो याद रखिएगा अंतः मतलब अंदर, यानी कि भीतर भीतर बहने वाली नदी को अंतः सलीला कहते हैं, ठीक है। चलिए, शिकंजा का अर्थ क्या होता है? कभी कभी शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ भी पूछ देता है, तो शिकंजा शब्द का अर्थ क्या होता है जी? तो याद रखिएगा पकड़ या फंदा, ठीक है, पकड़ या फंदा को कहते हैं शिकंजा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व विश्रुत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका भी याद रखिएगा, जो विश्व प्रसिद्ध है ना, यही उसका अर्थ होता है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध, विश्व विश्रुत यानी कि विश्व प्रसिद्ध उसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वियतनाम की स्वतंत्रता का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, वियतनाम की जो स्वतंत्रता का श्रेय है, यानी कि वो स्वतंत्र हुआ किसके कारण? होची मिन के कारण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस? तो याद रखिएगा होची मिन के कारण वो आजाद हुआ था देश, ठीक है, स्वतंत्र हुआ था। इसका श्रेय किसको है? आपके होची मिन को है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा। लेखक ने वियतनाम की तुलना किससे की है? वियतनाम जो देश है उसकी तुलना उन्होंने किससे की है? चीन से, भारत से, नेपाल से कि जापान से? तो याद रखिएगा भारत से, ठीक है, वहां भी साइकिलिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हानोई जो शहर है उसको झीलों का शहर और साइकिलों का शहर कहते हैं, ठीक है, वहां पे साइकिल बहुत लोग चलाते हैं और इंडिया में भी चलाते हैं। चलिए, 60 है, लेखक को वियतनाम की कौन सी बात सबसे अधिक प्रभावित करती है? ठीक है, यानी कि लेखक को वियतनाम की कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो वहां के जो लोग हैं वो देशभक्ति और संघर्ष में बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, ठीक है, यानी कि देशभक्ति उनके अंदर बहुत है और संघर्ष बहुत करते हैं, यानी कि काम बहुत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, लेखक के अनुसार होची मिन का जीवन कैसा था? जो होची मिन थे उनका जीवन कैसा था? विलासी, प्रेरणादायक, सामान्य की दुखद? तो याद रखिएगा प्रेरणादायक था। कैसा था जी? प्रेरणादायक था। क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैंने ये सब ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन किए भी है, ठीक है, कुछ कुछ है, बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो याद रखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे मिलते जुलते होंगे जो ऑफलाइन क्लास में मैंने दिया है, ठीक है।
अगला है प्रेरणा स्रोत का अर्थ क्या है, ठीक है। प्रेरणा स्रोत का अर्थ यानी कि प्रेरणा देने वाला स्रोत, ठीक है। प्रेरणा देने वाला स्रोत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है कि वियतनाम युद्ध में किस देश का विरोध था, ठीक है। जो वियतनाम का युद्ध हो रहा था उसमें किस देश का विरोध था, अमेरिका का, भारत का, नेपाल का कि चीन का। तो याद रखिएगा उसमें उन्होंने अमेरिका का विरोध किया था, ठीक है। अमेरिका का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला आप सभी का प्रश्न है, लेखक ने वियतनाम यात्रा को किस रूप में प्रस्तुत किया है। जो वियतनाम की यात्रा वो कर रहे थे तो किस रूप में प्रस्तुत किया है। अनुभवात्मक वर्णन, काल्पनिक, कविता की नाटक। तो याद रखिएगा अनुभव वाला वर्णन उन्होंने किया, ठीक है। अनुभव वाला, अनुभवात्मक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप सभी ने इसको पढ़ा नहीं है अगर इस चैप्टर को, तो आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रोक कर फटाक से कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आप लोग बढ़िया से बना लेंगे, ठीक है। और एक ही वीडियो है, रुक रुक कर आप आराम से उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र का पर्यायवाची क्या होता है। जो राष्ट्र शब्द है उसका पर्यायवाची तो आपका देश होता है। हमारा राष्ट्र क्या है जी, भारत है। हमारा देश क्या है, भारत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेखक ने वियतनाम की संस्कृति के बारे में क्या कहा है। जो वियतनाम की जो संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। समृद्ध और प्रेरणादायक है, कमजोर है, विकसित नहीं है कि विदेशी है। आखिर वियतनाम की संस्कृति कैसी है, तो समृद्ध है, बहुत ही अच्छी है और प्रेरणादायक है, ठीक है। उससे प्रेरणा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को इतना तक समझ में आया और आगे बढ़ा जाए ना जी, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए एकदम बोरिंग मत होइएगा और हारिएगा डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म करना है हम सभी को, ठीक है। चलिए अगला है, लेखक के अनुसार वियतनाम के लोगों का जीवन कैसा था। तो याद रखिएगा संघर्षपूर्ण था और प्रेरणादायक भी था, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है। संघर्षपूर्ण था और प्रेरणादायक था, उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा था, ठीक है। मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री जी है। कौन है जी, भोला पासवान शास्त्री हैं मेरी वियतनाम यात्रा के लेखक, ठीक है। चलिए मेरी वियतनाम यात्रा किस प्रकार की रचना है, कहानी है, यात्रा वृतांत है। याद रखिएगा वो एक यात्रा वृतांत है। क्या है जी, यात्रा वृतांत, यानी कि वियतनाम की यात्रा वो कर रहे हैं ना, तो ये यात्रा वृतांत है, यानी कि यात्रा के बारे में बताया गया है। लेखक किस देश की यात्रा पर गए थे। तो याद रखिएगा वियतनाम की यात्रा पर गए थे। किसकी यात्रा पर गए थे जी, वियतनाम की यात्रा पर गए थे। अगला है, होची मिन कौन थे। जो होची मिन नाम देख रहे हैं आप लोग, वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे। नहीं, वो थे वियतनाम के प्रमुख नेता। वियतनाम के प्रमुख नेता। भारत के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है ना जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वियतनाम के लोग अपनी नदी को किस नाम से जानते हैं। गंगा, महागंगा, यमुना की मैकांग। तो याद रखिएगा वियतनाम के लोग उसको मैकांग बोलते हैं। नदी को क्या बोलते हैं जी, मैकांग बोलते हैं, ठीक है। चलिए हुआ सेन का अर्थ क्या होता है। हुआ सेन, ये सबसे लास्ट में, चैप्टर के सबसे लास्ट में, कि हुआ सेन का मतलब क्या होता है। कमल का फूल, गुलाब का फूल, नदी का नाम है कि पर्वत का नाम है। तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कमल का फूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमल का फूल इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए लेखक जो है वियतनाम में कितने दिन तक रहे। लेखक जो थे वियतनाम में कितने दिन तक रहे। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के 15 दिन। यहाँ से आप सभी लोग को नहीं पता होगा शायद, ठीक है। तो ये 10 दिन वो रहे थे। कितने दिन रहे थे जी, 10 दिन रहे थे लेखक वियतनाम में, ठीक है। चलिए लेखक की पहली विदेश यात्रा कहाँ हुई थी। जो पहली विदेश यात्रा थी यानी कि विदेश में घूमना था, तो कहाँ पर सबसे पहले विदेश यात्रा किया। अमेरिका, वियतनाम, मॉरिशस की रूस। तो याद रखिएगा वियतनाम में ही उन्होंने पहली विदेश यात्रा की। उसके बाद उससे पहले कभी वो विदेश नहीं गए थे, भोला पासवान शास्त्री। लेखक को कौन सा कमरा मिला था। उस कमरा का जो नंबर है पूछ रहा है कि कौन से नंबर का कमरा मिला था। कैमरा नहीं, कमरा है। कैमरा और कमरा में अंतर है। 251, 201, 151, 301। तो याद रखिएगा 251 कमरा मिला था उनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए वियतनामी भाषा में हांग का अर्थ क्या होता है। वियतनामी भाषा में जो हांग होता है, आप सुने होंगे हांगकांग। हांगकांग, हांगकांग नाम सुने होंगे। हांगकांग एक शहर है वियतनाम में। तो उसका हांग का मतलब क्या होता है, नदी, हवा, मार्ग के मित्र। तो याद रखिएगा हांग मतलब होता है मार्ग। मार्ग यानी कि रास्ता, ठीक है, रास्ता। हांग का मतलब मार्ग। वियतनामी भाषा में खोंग का मतलब क्या होता है। खोंग का मतलब पूछ रहा है सड़क, हवा, मार्ग या जल। याद रखिएगा खोंग का मतलब होता है हवा। खोंग का मतलब क्या होता है जी, हवा होता है। हांग का मतलब हो जाए आप सभी का मार्ग, और खोंग का मतलब हवा, यानी कि हवाई मार्ग। आप हवाई मार्ग बोल सकते हैं हांगकांग को, है ना। वियतनाम की राजधानी कहाँ है,
हाफोंग, हानोई, सैनग, बैंकॉक। तो याद रखिएगा हानोई है, ठीक है। हानोई जो है वो किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी। एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछ सकता है। हानोई को किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर, झीलों का शहर, पर्वतों का शहर कि उद्योगों का शहर? तो याद रखिएगा हानोई को झीलों का शहर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है वेस्ट लेक कहाँ पर है? जो वेस्ट लेक नाम का जो झील है वो कहाँ पर है? बैंकॉक में, हानोई में, हाइफोंग में कि वेंचियन में? बताइए। तो याद रखिएगा वो है हानोई में, ठीक है। हानोई में ही आपका वेस्ट लेक है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी का है, जुबली होटल किस देश की सरकार ने बनाया? वहां पे एक जुबली होटल रहता है जो भोला पासवान शास्त्री उसके बारे में बताते हैं। तो किस देश की सरकार ने बनाया था? भारत, रूस, चीन की क्यूबा? तो याद रखिएगा क्यूबा नाम के देश की सरकार ने वो जो होटल है वहां पे बनाया था, ठीक है। कौन सा होटल? जुबली होटल, ठीक है। चलिए, हानोई से सबसे अधिक कौन सा वाहन दिखाई देता है? अगर हानोई में आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा लोग क्या चलाते हुए दिखाई देंगे? कार, बस, ट्रक की साइकिल? तो याद रखिएगा साइकिल, ठीक है। साइकिल वो लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं, बहुत फिट रहते हैं, ठीक है, बहुत फिट रहते हैं इसीलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अब आप सभी का ये 5 है, ये 7वां चैप्टर है, ठीक है। सिक्का बदल गया, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है जी? सिक्का, सिक्का बदल गया, ठीक है। सिक्का बदल गया, ये 7वां चैप्टर है, ठीक है। 7वां चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से उनका शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? अभी 2 चैप्टर बाकी है, 7 और 8 एकदम कर लेना है, ठीक है। एकदम रिवीजन बढ़िया से करना है। अगर अभी नहीं देखेंगे तो बाद में भी देखना, लेकिन देखना है, ठीक है। पढ़ना है और बढ़िया करके आना एग्जाम में, ठीक है। कृष्ण सोबती का जन्म कब हुआ था जी? 1925, 26, 30, 26? तो याद रखिएगा 1925 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण सोबती का जन्म कहाँ हुआ था? कृष्ण सोबती उस पाठ की लेखिका है, ठीक है। सिक्का बदल गया पाठ की। तो याद रखिए गुजरात यानी कि पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। गुजरात के पश्चिम बंगाल में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। यह कहानी किस ऐतिहासिक घटना पे आधारित है? ये जो कहानी है कि सिक्का बदल गया, किस घटना पे आधारित है? हमेशा याद रखना प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था और उसी घटना पे ये आधारित है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? जो मुख्य पात्रा है इसमें कौन है? तो शाहनी जो है यही कहानी की सबसे प्रमुख पात्रा है, क्योंकि जो भी घटना होती है सब इसी के साथ होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि शाहनी कहाँ स्नान करने जाती है? आखिर वो कहाँ पर स्नान करने जाती है? गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी? इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, बड़ा ही आसान सवाल है, मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। कि शाहनी जो है कहाँ पर स्नान करने यानी कि नहाने जाती थी, ठीक है। चलिए, शाहनी के पति का क्या नाम था? जो शाहनी के जो पति थे उनका क्या नाम था? तो शाहजी नाम था। पत्नी का नाम शाहनी, पति का नाम शाहजी। आसान है ना। अगला है कि शेरा किसका बेटा है? जो शेरा है किसका बेटा है? वैसे तो वो अपनी माँ का बेटा है, माँ का नाम पता है नहीं, ठीक है, लेकिन उसको बेटी की तरह पालती कौन है? तो वही शाहनी। तो अगर बेटा देख लिया जाए तो वो शाहनी ही बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शेरा को किसने पाला पोसा? तो वही शाहनी ने पाला पोसा। कहानी आप लोग पढ़े हैं, शाहनी ने उसको पाला पोसा था बचपन से ही, ठीक है। उसकी माँ मर गई थी। शेरा के पास कौन सा हथियार था? शेरा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? तो एक बड़ा सा गणासा रखता था। गणासा आप लोग जानते हैं ना, गांव के होंगे तो पता होगा गणासा क्या होता है। अपने साथ वो गणासा रखता था, ठीक है। चलिए, शेरा के मन में प्रतिशोध की भावना किसके प्रति थी? किसके प्रति उनका प्रतिशोध का भावना था? वो हमेशा गुस्सा रहता था उसके पर। किस पर? तो शाहजी पर, ठीक पर। किस पर? शाहजी पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है आप सभी का कि शेरा कितना कत्ल कर चुका था? कितना कत्ल शेरा जो है वो कर चुका था? तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, 10 से 15, 30 से 25, 30 से 40, 50 से 60। याद रखिएगा 30 से 40 कत्ल वो कर चुका है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इतने कत्ल कर चुका था वो। शेरा को किसकी ममता याद आ जाती है? ठीक है, जब शाहनी को सब लोग यहाँ से भगाने लगते हैं घर से, तो आखिर किसको उसकी ममता याद आने लगती है? शेरा को किसकी? तो याद रखिएगा शाहनी की ममता, क्योंकि शाहनी जो थी बचपन में उसको छुप छुप के खिलाया पिलाया करती थी, ताकि शाहजी उसको डांटते थे ना, इसीलिए वो छुप कर उसको खाना वाना खिलाती थी, दूध दूध पिलाती थी, ठीक है। साहनी को ट्रक आने की सूचना किसने दी कि ट्रक आ रही है? किसने सूचना दी? तो याद रखिए रसूली नाम का कोई आदमी था, उसने इसकी सूचना दी थी, बताया था कि ट्रक आ रहा है, ठीक है, रसूली। शाहनी किस प्रकार की पात्रा है? ठीक है, तो शाहनी एक मुख्य पात्र है, इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। सिक्का बदल गया पाठ एक कहानी है, ठीक है।
और उस कहानी की मुख्य पात्र है शाहनी। ठीक है, चलिए शाहनी किस स्थान से जुड़ी हुई थी, तो याद रखिएगा अपनी हवेली से बेचारी वो जुड़ी हुई थी और अपनी हवेली से ही उसको लोग भगा रहे थे। ठीक है, कहानी में। चलिए अगला है विभाजन के समय लोगों का क्या छोड़ना पड़ा। विभाजन के समय जो लोग थे उनको अपना क्या क्या छोड़ना पड़ा था, बताइए आखिर क्या क्या उनको छोड़ना पड़ा था। तो याद रखिएगा उनको अपना घर और जमीन छोड़ना पड़ा था। ठीक है, अपना घर और जमीन उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है शाहनी को अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा, आखिर क्यों छोड़ना पड़ा। इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि हालात बदल गए थे। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था जी, हालात बदल गया था। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। इसलिए ना कि वहां पे आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और विभाजन के कारण वहां के जो जनता थी, ठीक है, उन्होंने वहां के लोगों को इधर से हटाने शुरू कर दिया, अपने ही घरों से भगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसीलिए चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। शाहनी का जीवन किससे प्रभावित था। ठीक है, शाहनी का जो जीवन था वो किससे प्रभावित था। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, जो राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी ना, उसी कारण शाहनी का जो जीवन था वो प्रभावित था। ठीक है, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, चलिए पेन से ही करते हैं हम। चलिए कहानी में सबसे अधिक पीड़ा किसको, यानी कि सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ, सबसे ज्यादा दर्द। तो याद रखिएगा विस्थापित लोगों को दर्द हुआ। वैसे तो शाहनी को हुआ, लेकिन शाहनी ऑप्शन में नहीं है, तो जो लोग हैं जो शाहनी को भगा रहे थे, वहां से ले भेज रहे थे, वो भी एकदम दर्द में थे, बहुत पीड़ा में थे, तो विस्थापित लोगों को। ठीक है, कहानी में रिश्तों का क्या हुआ था, सभी रिश्ते बदल गए, जो सभी रिश्ते थे वो सभी बारी बारी से क्या हो गए जी, सभी बदल गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहानी किस भावना से गुजरती है, कौन सी भावना से कहानी गुजर रही थी। खुशी से, दर्द से, क्रोध से, या आश्चर्य से। याद रखिएगा वो दर्द और अकेलापन से एकदम गुजर रही थी, क्योंकि अब उसके साथ कोई नहीं था, सब लोग उसको छोड़ चुके थे, सारे रिश्ते बदल चुके थे, ना उसका पति है ना उसका बेटा उसका साथ दे रहा था, कोई नहीं। तो सब लोग से एकदम बेचारी परेशान थी, अकेला हो गई थी और दर्द भरा उसका जीवन हो गया था। सिक्का बदल गया किस प्रकार की रचना है, तो ये एक कहानी है, याद रखना। सिक्का बदल गया क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी, ये एक कहानी है। ठीक है, सिक्का बदल गया। अगला देखिए, इस कहानी में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है, इस कहानी में किस चीज के बारे में दर्शाया गया है, तो दिखाया गया है कि जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, शाहनी जो एक समय में पूरे गांव की मालकिन थी, पूरे गांव के सारा जमीन जायदाद उसका था, पूरा ये घर महल सब उसका था। ठीक है, फिर भी लोगों ने उसको उसके ही घर से उसके ही गांव से निकाल दिया। तो ये जीवन में परिवर्तन के बारे में ये कहानी बताता है। ठीक है, चलिए कहानी में कौन सा संघर्ष दिखाया गया, आखिर कौन सा संघर्ष है जो कहानी में दिखाया गया है, तो जीवन संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक की संघर्ष। तो याद रखिएगा जीवन संघर्ष के बारे में, कि जीवन में ऐसा ऐसा संघर्ष भी आ सकता है कि आपको अपने ही घर से भगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए, बी नहीं होगा जी, ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शाहनी की स्थिति किस प्रकार की थी। शाहनी जो थी बेचारी, उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, सुखद थी, दयनीय थी, सामान्य थी कि समृद्ध थी। तो याद रखिएगा उसकी स्थिति दयनीय थी। दयनीय मतलब बहुत ही खराब थी, उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। जो इतने बड़ी महल के मालकिन है, उसको अपने ही गांव से भगाया जा रहा था, और अब उसके पास कुछ नहीं था। ठीक है, सब कुछ वो खो चुकी थी। यह कहानी किस विषय पर आधारित है, तो याद रखिएगा ये जो कहानी है ना, ये भारत उस समय का जो भारत पाक विभाजन है, इसको भी बोला जाता है कि भारत पाक विभाजन था, उसके कारण भी ऐसा हो रहा था। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। पर आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कृष्ण सोबती है। कौन है जी, कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ तक आप सभी का वो 7वां चैप्टर था, अब आ गया 8वां चैप्टर। ठीक है, 8वां चैप्टर है उत्तरी स्वप्न परी। ठीक है, उत्तरी स्वप्न परी, कौन परी जी, तो हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति, चैप्टर का नाम है उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति, यही चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, और इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आर यू रेडी माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, और इसको रिवीजन करने के बाद हम सभी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं है, 40 क्वेश्चन है और, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे, रेडी होंगे तो एक बार यस कमेंट कर दीजिए। ठीक है, यस एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी को मतलब आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, जल्दी से यस लिखिए, यस। चलिए
अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? जो फणीश्वर नाथ रेणु जी है, इस पाठ के लेखक है, उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति, उनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921, 4 मार्च 1922, 11 अप्रैल 1921, 22 अगस्त 1924। तो याद रखिएगा 4 मार्च 1921 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन जी? सी हो जाएगा। चलिए, ओ एक सेकंड, सी कहाँ से? ए हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सॉरी, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन यानी कि मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, उनका मृत्यु कब हो गया था? 11 अप्रैल 1977, 12 अप्रैल 1977, 4 मार्च 1977 या 11 अप्रैल 1975। तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? पटना, औराई हिंगना, पूर्णिया, बिहार। तो याद रखिएगा औराई हिंगना, पूर्णिया, बिहार में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहार के बड़े तेजस्वी लोग हैं, क्या जानते हो, है ना, हल्का मत लो। रेणु जी के पिता का क्या नाम था? जो फणीश्वर नाथ रेणु है, उनको शॉर्टकट में रेणु भी बोला जाता है, रेणु जी, ठीक है। तो रेणु जी के पिताजी का क्या नाम था? शिवनाथ मंडल, रामनाथ मंडल, हरिनाथ मंडल या शीलानाथ मंडल, कौन सा? याद रखिएगा शीलानाथ मंडल उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। उनके पिताजी का नाम क्या था जी? शीलानाथ मंडल, ठीक है। चलो आगे, रेणु जी किन भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि कौन कौन भाषा में, मतलब कौन कौन सी भाषाएं वो जानते थे? याद रखिएगा हिंदी, मैथिली और नेपाली, ये तीनों भाषा जानते थे। हिंदी, मैथिली और नेपाली तीनों भाषाएं ये जानते थे। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रेणु जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसमें भाग लिया था? तो पाठ का नाम ही हरित क्रांति के बारे में वो बता रहे हैं, यानी कि कौन सी क्रांति में भाग लिया? तो हरित क्रांति में, ठीक है। हरित क्रांति के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, रेणु जी की प्रमुख रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना रेणु जी के है? मैला आंचल, गोदान, गबन की कमाईनी। याद रखिएगा मैला आंचल उनकी रचना है, ठीक है। बहुत ही फेमस रचना है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेणु की प्रमुख रचना कौन है जी? मैला आंचल। रेणु जी की लेखन शैली कैसी है? लिखने की शैली उनकी कैसी है, ठीक है, कैसे वो लिखते हैं? हास्य वाली लिखते हैं कहानियां, आंचलिक यथार्थवादी लिखते हैं, कि केवल काव्य वाले कविताएं लिखते हैं, या वैज्ञानिक? तो याद रखिएगा आंचलिक और यथार्थवादी कविताएं या कहानियां वो लिखते हैं। कौन? रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रेणु का पूरा नाम क्या है? यानी कि फणीश्वर नाथ जो रेणु है, उनका पूरा नाम क्या है जी? फणीश्वर नाथ रेणु, पहले ही हम बता दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। अगला है, पाठ में किस नदी का वर्णन है? कौन सी नदी के बारे में इस पाठ में बताया गया है? तो याद रखिएगा कोसी नदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। बिहार की जो शोक नदी बोलते हैं हम उसको, ठीक है, शोक नदी, जिसका नाम है कोसी, ठीक है। वहां की जो जो नदी है, जहां जहां जाती है जमीन को क्या बनाती है? बंजर बना देती है, ठीक है। इसीलिए इसको शोक नदी बोला जाता है बिहार का, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी नदी के बारे में इस पाठ में बात किया गया, ठीक है, जहाँ पे खेत लहलहाए। चलिए, कोसी को लेखक क्या मानते हैं? जो कोसी नदी है उसको लेखक क्या मानते हैं? अपनी माँ मानते हैं, बहन मानते हैं, बेटी की देवी? तो याद रखिएगा वो अपनी माँ मानते हैं। कोसी को क्या मानते हैं? अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि वहीं पर उनका जन्म हुआ, वहीं पर वे अपना खेले कूदे दौड़े, सब कुछ वहीं पर किए, ठीक है, इसीलिए। चलिए, कोसी का एक नाम और है, ठीक है। कोसी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? छिन्नमस्ता नदी, भागीरथी नदी, मंदाकिनी की नर्मदा? तो ये सब तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई नदी इसमें गंगा है, ठीक है, कोई यमुना है, इस तरह से कोई नर्मदा है। तो छिन्नमस्ता जो नाम आ रहा है आप सभी का, ये एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी का एक और नाम है, क्या नाम है जी? छिन्नमस्ता नदी, ठीक है। चलिए, कोसी कहाँ से शुरू होती है? जो कोसी नदी है वो आखिर किस देश से शुरू होती है? कहाँ से? नेपाल से, बंगाल से, पंजाब से कि गुजरात से? तो याद रखिएगा नेपाल से वो शुरू होती है, ठीक है। नेपाल से ये नदी जो है कोसी नदी बहनी शुरू होती है, ठीक है, वहीं से आती है, एक शहर से, नेपाल की जगह से, ठीक है। कोसी किसके किनारे तक फैलती है? जब वो आती है नेपाल से तो आकर कहाँ तक फैलती है? क्या मतलब लास्ट कहाँ फैलती है? यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, सोन के किनारे कि गंडक के किनारे? बताइए, आखिर किस नदी के किनारे वो जो नदी है वो फैलती है, ठीक है। इसका भी आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप सभी को पता है कि कौन सा होगा, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आप सबको भी देता हूँ ताकि आप लोग रिसर्च करें, जाने। ठीक है, बताइए कोसी नदी की किसके किनारे तक फैली है? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए, कोसी में कौन सी समस्या है? जो कोसी नदी है उसमें कौन सी समस्या है? बाढ़ का समस्या है, सूखा का, भूकंप का, या अकाल का? तो याद रखिएगा बाढ़ की समस्या है। किस चीज की समस्या है जी? बाढ़ की समस्या है। ठीक है, बाढ़ की समस्या है। चलिए, अगला है, कोसी क्षेत्र में कौन से रोग थे? कोसी जो क्षेत्र है उसमें कौन सा रोग था? मलेरिया, कालाजार, दोनों, या हैजा? तो देखिए वो कोसी का जो क्षेत्र था वहां पे कोई भी व्यक्ति 1 2 4 या साल से बहुत ज्यादा मतलब क्लियर नहीं होता था कि एको साल वो जिएगा कि नहीं जिएगा। अपने मित्रों के साथ अगले साल हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे कोई ठीक नहीं था। वहां पे बड़ा जबरदस्त बीमारी मलेरिया और कालाजार दोनों का दोनों बीमारी था, जिसके कारण वहां पे लोग बहुत जल्दी जल्दी मरते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, मलेरिया और कालाजार दोनों होगा। ठीक है, लेखक को बचपन में किसकी याद आती थी? लेखक को बचपन में किसकी याद आती थी? तो बेचारे सोचते रहते थे कि एक मित्र था 1 साल पहले मर गया, एक और मित्र था 2 साल पहले मर गया, एक मित्र था अभी हाल ही हाल मरा है। तो किसको याद करेंगे? जिस साथी को, शहर को, बाजार के स्कूल को? तो अपने साथियों को, यानी कि अपने मित्रों को याद किया करते थे, अपने दोस्तों को याद किया करते थे। कौन? लेखक। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, डायन कोसी क्या है? जो डायन कोसी आप देख रहे हैं, डायन कोसी, ठीक है, वो क्या है? डायन कोसी नाम की कोई रचना है उनकी। ठीक है, तो वो आखिर रचना क्या है? रिपोर्टाज है, कहानी है, कविता है कि नाटक है? याद रखिएगा ये एक रिपोर्टाज है। क्या है जी? रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टाज है। डायन कोसी क्या है? रिपोर्टाज है। डायन कोसी क्या है जी? रिपोर्टाज है। फिर से आ गया यही वाला। चलिए, अगला है कि रेणु का पहला उपन्यास कौन सा था? जो रेणु जी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी, उनका पहला उपन्यास कौन सा था? मैला आंचल, परति परिकथा, जुलूस की दीर्घ तपा? बताइए क्या था? तो याद रखिएगा उनका पहला उपन्यास था मैला आंचल। क्या नाम था जी उनका? मैला आंचल। देख रहे हो ना जी, आंचल मेरे एक स्टूडेंट भी है जिसका नाम है आंचल यहाँ पे आया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दूसरा उपन्यास कौन सा है? ठीक है, उनका दूसरा जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, वो कौन सा है? मैला आंचल, परति परिकथा, जुलूस की दीर्घ तपा? तो याद रखिएगा परति परिकथा। ठीक है, ये उनका दूसरा है। ठीक है, दूसरा उपन्यास है। ठीक है, चलो 132 क्वेश्चन लेते हैं। परति का अर्थ क्या होता है? जो परति है, परति परिकथा उन्होंने लिखा, तो परति का मतलब क्या है? बंजर, उपजाऊ, हरा कि नम? तो याद रखिएगा परति मतलब कि बंजर। जहां जहां परति भूमि होती है उसको बंजर कहते हैं। बंजर का मतलब होता है जहां खेती ना की जा सके। ठीक है, उसको बंजर कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 133, परति परिकथा में किसकी कल्पना है? ये जो परति परिकथा जो उन्होंने अपना रचना की है, तो उसमें किस चीज की वो कल्पना करते हैं? तो हरियाली की कल्पना करते हैं। किस चीज की कल्पना करते हैं जी? हरियाली। वो सोचते हैं कि कोसी नदी के आसपास शायद फसल उगेगी, हरियाली फिर से आएगी, जो चारों तरफ बंजर बंजर पड़ा हुआ है। और उसके दोस्त लोग उसको मजाक उड़ाते थे। ठीक है, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है, बांध बनता है, डैम बनता है और सब कुछ एकदम नदी को रोक लेता है बीच बीच में, और आसपास जितने भी खेत होते हैं उसमें फिर से उपजाऊ बना जाता है और वहां पे खेत फसल उगने लगती है। ठीक है, परती भूमि पर क्या लहलहाने की कल्पना है? परती भूमि पर क्या लहलहाने की कल्पना वो कर रहे हैं? याद रखिए वो चाहते हैं कि वहां पे धान धान और गेहूं जो है, ये सब चीजें, धान भी, ओ एक सेकेंड, ऑप्शन देख लीजिए ध्यान से, धान भी है, गेहूं भी है, मकई भी है, तीनों लहलहाना चाहते हैं वो, यानी ऑप्शन नंबर डी, तीनों की खेती वो करना चाहते हैं कि परती भूमि पर तीनों चीज की खेती हो, धान, गेहूं और ये मक्का की। ठीक है, चलिए, लेखक ने किस नदी पर बांध की कल्पना की है? कौन सी नदी पर वो चाहते हैं कि बांध बन जाए? कोसी नदी पे, गंगा पे, सोन पे कि यमुना पे? तो याद रखिएगा कोसी नदी पे। ठीक है, इस पार्ट में नदी, कोसी नदी के बारे में ही बात की गई है। इस नदी के ऊपर ये चाहते हैं कि बांध बन जाए। ठीक है, चलिए, बांध बनाने वाले कौन लोग थे? बांध आखिर बनने लगा तो उसको बनाने वाले कौन लोग थे? मजदूर, सैनिक, किसान के व्यापारी? तो याद रखिएगा मजदूर लोग थे। कौन लोग थे जी? मजदूर लोग थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, हरी क्रांति से कौन सी फसल बढ़ी? हरी क्रांति जब हुआ तो कौन सा फसल बहुत ज्यादा हुआ? गेहूं, चाय, कॉफी की रबर? तो याद रखिएगा गेहूं की जो खेती है वो बहुत ज्यादा हुई। ठीक है, इसके जगह पे धान भी दे सकता है, मक्का भी दे सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन कोई एक ही देगा। गांव से कौन बंगाल चला गया था? एक व्यक्ति के बारे में बड़ा अच्छा कहानी इसमें बताया गया इसी पार्ट में। ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में आ गया कि कौन था जो बंगाल चला गया था, गांव छोड़ के चला गया था बंगाल। कौन था जी? सुदामा था। सुदामा उसका नाम नहीं था, बस सुदामा उसका नाम लोगों ने रख दिया था। जो बच्चे लोग थे उन लोगों ने सुदामा नाम रख दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो
शहर गया था अपना इस कारण से क्योंकि यहाँ पे बंजर भूमि था, ठीक? तो सोचा कि आके जो ज़मीन है उसको हम बेच-बाच डालें, आखिर वैसे भी बंजर पड़ा है, खेती-वेती तो होता नहीं है। तो वो आया चारों तरफ देखा तो एकदम हरियाली ही हरियाली। तो सोचने लगा अरे! हम कहाँ पे आ गए? ऐसा लगता है कि हम फिर से अपना दूसरे गाँव में आ गए। जैसे नहीं सुदामा जी थे, सुदामा जी आए तो सोचे अरे! ये महल इतना बड़ा कहाँ गया? मेरा कुटिया कहाँ गया? ऐसे ही खोज रहा था। मेरा बंजर भूमि कहाँ गया? इतना खेत-ओत कहाँ से आ गया? है ना? इसीलिए लोगों ने बच्चों ने उसका नाम सुदामा रख दिया था। ठीक है? बड़ा मज़ेदार किस्सा है। कहानी पढ़े होंगे आप लोग तो पता होगा। सुदामा कहाँ बस गया था? सुदामा जो है कहाँ बस गया था? तो बंगाल चला गया था और वहीं पर वो बेचारा बस गया था, वहीं पर काम-धाम करता था। ठीक है? चलिए, अगला 140 नंबर सुदामा कितने साल बाद गाँव आया? सोचिए कितने सालों बाद? 8 साल, 5 साल, 10 साल कि 3 साल? तो याद रखिए 8 सालों के बाद, 8 वर्षों के बाद वो बेचारा अपने घर वापस आया था, ठीक है? 8 वर्षों के बाद। चलिए, अगला है सुदामा किसे बेचने आया था? सुदामा जो है किस चीज़ को बेचने यहाँ पर गाँव आया था? ज़मीन बेचने, घर बेचने, घोड़ा बेचने कि बैल बेचने? तो याद रखिएगा ज़मीन बेचने वो बेचारा घर आया था, ठीक है? कि ज़मीन बेचकर फिर मैं वापस वहाँ पे बंगाल चला जाऊँगा, ठीक है? अगला प्रश्न 142 नंबर कि गाँव के लड़कों ने उस बंगाल के आदमी का नाम क्या रख दिया था? जो बंगाल का आदमी आया था उसका क्या नाम रख दिया था जी? सुदामा नाम रख दिया था। ऑप्शन नंबर ए। बस और 7-8 क्वेश्चन है, ठीक है? बस आप सभी का लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? आप ही लोग का फायदा है। चलिए। आगे चलिए 143 नंबर सुदामा ने किस फसल का बीज लगाया आखिर कौन सा फसल का बीज वो सुदामा आकर अपने खेतों में बहुत खुश हुआ चलो हम भी खेती करेंगे तो आगे कौन सा बीज लगाया गेहूं धान मकई की जौ तो याद रखिएगा गेहूं का लगाया था एक सेकंड गेहूं नहीं उसने धान का लगाया था धान का लगाया था ठीक है धान का उसने लगाया था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है धान का लगाया था चलिए ओह सॉरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट सॉरी माफ कीजिएगा ठीक है गेहूं ही होगा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है ना गेहूं हो जाएगा ठीक है गेहूं वही मैं सोच रहा था गेहूं मेरा सही हो रहा था मैं गलती से धान बोल दिया गेहूं का फसल वो लेकर आया था सुदामा ठीक है उसके साथ साथ मक्का का भी लाया था ठीक है सुदामा ने गेहूं के साथ क्या लाया था धान मकई जौ की चना तो याद रखिएगा मकई उसने लाया था ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी गेहूं का खेती किया और मकई का भी खेती किया और बहुत खुश हुआ ठीक है चलिए अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से धरती कैसी हो गई जो पूरी धरती थी हरित क्रांति से वो कैसी हो गई थी जी माय डियर स्टूडेंट्स हरी सूखी बंजर की उजाड़ तो याद रखिएगा जो हरित क्रांति थी उसके कारण जो धरती थी चारों तरफ क्या हो गई थी जी एकदम हरी भरी हो गई थी चारों तरफ हरियाली दिख रही थी एकदम बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं था है ना चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 146 नंबर कि पाठ का मुख्य विषय क्या है आखिर ये जो पूरा पाठ है उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति आखिर ये किस चीज के लिए ठीक है पूरा पाठ किस लिए है हरित क्रांति के लिए है युद्ध के लिए शिक्षा के लिए कि राजनीति के लिए कौन सा विषय है तो याद रखिएगा हरित क्रांति का विषय ठीक है किस क्रांति का विषय है जी हरित क्रांति का विषय एकदम आपका सही एकदम आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है 147 नंबर परति परिकथा में किसकी कल्पना की गई है जो परति परिकथा है ये किसकी रचना है जी तो आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है ठीक है पूछ रहा है कि ये जो रचना है इसमें किसकी कल्पना की गई है ठीक है क्या चीज की कल्पना की गई है एक बार और क्वेश्चन आया था हरियाली युद्ध उद्योग या व्यापार तो याद रखिएगा परति परिकथा में हरियाली के बारे में बात की गई क्योंकि परति का मतलब क्या होता है परति का मतलब होता है बंजर ठीक है तो उस पाठ में उस कहानी में उन्होंने लिखा था कि जो परती जमीन है मैं चाहता हूं कि वो फिर से क्या हो जाए जी हरियाली की तरफ बढ़ जाए हरा भरा हो जाए ठीक है इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा जी ए हो जाएगा ठीक है हरियाली ठीक है मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स जी और दो क्वेश्चन है चलिए जल्दी से खत्म किया जाए है ना चलिए अगला है हरी क्रांति का संबंध किससे है जो हरित क्रांति जो इन्होंने लिखा है उसका संबंध किससे है कृषि से है उद्योग से है व्यापार से है कि शिक्षा से है तो शिक्षा का तो इससे कोई मतलब नहीं व्यापार का भी इससे कोई मतलब नहीं उद्योग का भी इसका कोई मतलब नहीं कृषि कृषि यानी कि उसका मतलब क्या होता है जी खेती होता है ठीक है खेती से मतलब है हरित क्रांति का क्योंकि हरियाली किस चीज में आती है खेतों में आती है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी कृषि हो जाएगा या खेती हो जाएगा दोनों में से कोई एक भी दे सकता है ठीक है खेती भी दे सकता है ठीक है चलिए अगला आप सभी का क्वेश्चन है 149 नंबर हरित क्रांति से क्या बढ़ा जो हरित क्रांति हुई उससे आखिर क्या बढ़ा हरित क्रांति से क्या बढ़ा ये बताना है ठीक है उत्पादन बढ़ा बेरोजगारी बढ़ गई बीमारी बढ़ गई कि बाढ़ बढ़ गया बताइए आखिर हरित क्रांति जब आया लोगों में खेतों में ठीक है तो हरित क्रांति से क्या बढ़ गया तो लोगों का जो खेत का जो फसल था उसका उत्पादन बढ़ गया है ना जी
जो लोग अपना खेती कर रहे थे उसमें कभी हर जगह तो बंजर ही था, एगो दूगो छोटा मोटा खेत था तो उसमें खेती कर लिया करते थे, थोड़ा सा उत्पादन होता था। लेकिन जब हरित क्रांति आई, जब चारों तरफ हरियाली छा गई, जब हर बंजर जमीन भी एकदम हरा भरा होने लगा, तो अब उनका फसल भी बढ़ेगा। जहाँ 1 बीघा करते थे अब 4 बीघा बंजर था, तो 4 बीघा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बीघा बीघा हो जाएगा ना। अब उतना ज्यादा होगा तो उत्पादन तो बढ़िए जाएगा, गेहूं का, धान का, मक्का का उत्पादन बढ़ ही ना जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, तो वही हुआ। ठीक है, अब सबसे लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में कौन से बीज आए। ठीक है, जो हरित क्रांति था उसमें कौन से बीज आए, उन्नत बीज, पुराने बीज, जंगली बीज की खराब बीज। तो देखिए खराब बीज तो आएंगे नहीं, जंगली बीज भी नहीं आए, पुराने भी नहीं आए, ये आए उन्नत किस्म के। उन्नत का मतलब होता है बहुत बढ़िया किस्म वाला। ठीक है, बढ़िया किस्म का जो बीज था वही आया था। ठीक है, बढ़िया किस्म का जो बीज था वही आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उन्नत किस्म का। ठीक है, तो इसी के साथ हम सभी का टोटल 5 से लेकर 8 पार्ट तक बढ़िया से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने थे सबको हमने खत्म कर लिया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने बढ़िया से देख लिया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पे कोई भी आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का क्लास बस यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप सभी लोग बढ़िया से और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर को, सॉरी, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। एंड बढ़िया से परीक्षा का तैयारी कीजिए, बहुत जल्द टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, एंड हाँ, एक और बात बता दूं कि इससे पहले मैंने 1 से 4 लेसन का, 1 से 1 लेसन से लेकर 4 लेसन तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं 5 से 8 बना दिया, और 9 से 12 अब अगला वीडियो बनेगा। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे जरूर देख लीजिएगा, और जो लोग नए नए होंगे वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से नए एकदम बढ़िया से जोश के साथ एकदम अच्छे एकदम वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना पूरी तरह से ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।